नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं प्रभावशाली सफर पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। एक ऐसी पार्टी की कहानी जिसने कुछ ही दशकों में मतलब हाशिए से उठकर राष्ट्रीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में अपनी जगह बना ली। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ एकेडमिक रिसर्च हैं, रिपोर्टें हैं, कुछ ऐतिहासिक विवरण भी हैं। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन है बीजेपी के इस पूरे सफर को समझना। जड़ें कहाँ हैं, विचारधारा कैसे विकसित हुई, कौन से मोड़ अहम रहे, और आज जो दबदबा है उसके पीछे क्या वजह है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बीजेपी की, कह सकते हैं पूर्ववर्ती पार्टी से, भारतीय जनसंघ, बीजेएस। हाँ, भारतीय जनसंघ। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना की थी। इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से गहरा नाता बताया जाता है ना? बिल्कुल। जनसंघ को अक्सर आरएसएस की राजनीतिक शाखा के तौर पर ही देखा जाता रहा है। अच्छा। और इसकी स्थापना के पीछे दो मुख्य वजह गिनाई जाती हैं। अच्छा। एक तो था लियाकत नेहरू समझौता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उससे सहमत नहीं थे और उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था। हाँ, ये तो बड़ा है। और दूसरा, महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगा था, उसके बाद आरएसएस से जुड़े लोगों को लगा कि एक राजनीतिक मंच की जरूरत है। तो मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक दल का गठन नहीं था, ये उस समय की परिस्थितियों और एक खास विचारधारा की उपज थी। सही। तो वो विचारधारा क्या थी? जनसंघ किन सिद्धांतों पर खड़ा था? देखिए, स्रोत बताते हैं कि जनसंघ की विचारधारा के मूल में हिंदुत्व था। एक आत्ममानववाद भी, जो दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन था। हाँ, जो व्यक्ति समाज राष्ट्र में सामंजस्य की बात करता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही राष्ट्रीय रूढ़िवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद, ये इसके मुख्य स्तंभ थे। और उनकी कुछ मांगे भी थी शायद। हाँ, मांगे भी स्पष्ट थीं। जैसे पाकिस्तान और चीन के प्रति एक मजबूत नीति चाहते थे वो, साम्यवाद का विरोध था, गौ हत्या पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की मांग थी और एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जिक्र उनके 1967 के घोषणा पत्र में भी मिलता है। अच्छा। और चुनावी सफर कैसा रहा शुरू में? आते ही सफलता मिल गई क्या? नहीं, शुरुआत तो धीमी थी। 1951-52 का जो पहला आम चुनाव था, उसमें जनसंघ को लोकसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली। सिर्फ 3? हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद जीते थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी ने अपनी जमीन बनाई। 1967 के चुनाव आते आते ये 35 सीटों तक पहुंच गई थी। अच्छा, तो मतलब एक पहचान बननी शुरू हो गई थी। हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। फिर एक बड़ा मोड़ आया, इमरजेंसी और फिर जनता पार्टी का प्रयोग, जनसंघ का उसमें विलय हुआ और फिर उससे टूटकर बीजेपी बनी। ये कैसे हुआ? हाँ, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उसके विरोध में कई विपक्षी पार्टियां एक साथ आईं। जनसंघ भी उसमें शामिल हुआ और 1977 में इन सब ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। चुनाव जीता भी। हाँ, वो सरकार बनी थी। लेकिन वो प्रयोग ज्यादा चला नहीं। अच्छा। अंदरूनी कलह बहुत थी। 1980 में जनता पार्टी चुनाव हार गई। अच्छा। इसी हार के बाद जो पूर्व जनसंघ के सदस्य थे, वो जनता पार्टी के अंदर दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर, मतलब पार्टी और आरएसएस की सदस्यता, उस पर थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहे थे। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था। बिल्कुल। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1980 को अलग होकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। शुरुआती बीजेपी ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में गांधीवादी समाजवाद को अपना लक्ष्य बताया। ये तो जनसंघ की हिंदुत्व वाली लाइन से काफी अलग लगता है। हाँ, ये एक बड़ा, कह सकते हैं, रणनीतिक बदलाव था। दिसंबर 1980 में मुंबई में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। ना रखा जाए, इसीलिए शायद अनुच्छेद 370 या समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे उस समय एजेंडे पर नहीं थे। हाँ, उस समय ये मुख्य एजेंडे पर नहीं थे। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा भी नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन ये रणनीति शायद पार्टी के जो कोर समर्थक थे उनको रास नहीं आई, क्योंकि 1984 के चुनाव नतीजे तो बहुत ही खराब थे। बिल्कुल। 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में हुआ था और बीजेपी सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीत पाई। सिर्फ 2? वो तो बहुत बड़ा झटका था। हाँ, बहुत बड़ा झटका था और इसने पार्टी के अंदर और आरएसएस में भी एक गंभीर आत्ममंथन को जन्म दिया। एक आम राय ये बनी कि वाजपेयी जी की ये जो उदारवादी लाइन है या गांधीवादी समाजवाद वाली लाइन, ये पार्टी के लिए काम नहीं कर रही है।
ये उसके कोर वोटर को उत्साहित नहीं कर पा रहे। और इसी मंथन का नतीजा था कि नेतृत्व बदला और विचारधारा की तरफ वापसी हुई। सही कहा। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वाजपेयी जी की जगह अध्यक्ष पद संभाला। ओके। और यहीं से पार्टी ने फिर से स्पष्ट रूप से अपनी जो मूल विचारधारा थी, यानी हिंदुत्व का एजेंडा, उसकी ओर वापसी की। आडवाणी जी ने आते ही पार्टी को एक नई, कह सकते हैं, आक्रामकता दी। तो आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी ने किन मुद्दों पर फोकस किया फिर? आडवाणी जी ने उस समय का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था उसे बदलने की कोशिश की। उन्होंने छद्म धर्मनिरपेक्षता यानी सूडो सेक्युलरिज्म का मुद्दा उठाया। अच्छा। मतलब ये आरोप कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती हैं और हिंदुओं की उपेक्षा करती हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद को हिंदुत्व से जोड़ने पर जोर दिया, जैसा उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा भी था मई 1996 में, कि भाजपा की सबसे विशिष्ट विशेषता ये है कि ये अकृत्रिम राष्ट्रवाद की आवाज है। हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम पार्टी है। और इसी दौर में फिर राम जन्मभूमि आंदोलन पार्टी का मुख्य एजेंडा बन गया। हाँ, ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पार्टी का अधिवेशन हुआ। पालमपुर अधिवेशन, हाँ। वहां बीजेपी ने औपचारिक तौर पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का प्रस्ताव पास किया। और इसके बाद ही आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली। हाँ बिल्कुल, 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक वो मशहूर रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा का राजनीतिक महत्व तो बहुत गहरा था, है ना? इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की तरह नहीं देखा गया। बिल्कुल नहीं। ये राजनीतिक रूप से एक बहुत सोचा समझा और महत्वपूर्ण कदम था। उस समय वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी। हाँ, आरक्षण वाला मुद्दा। हाँ, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू हुआ था और समाज में जातिगत पहचान बहुत मजबूत हो गई थी। तो रथ यात्रा को इस मंडल राजनीति की काठ के तौर पर देखा गया। कोशिश ये थी कि जातिगत पहचानों से ऊपर उठकर एक बड़ी हिंदू पहचान बनाई जाए और हिंदू वोट बैंक को एकजुट किया जाए। सही। और इसी के साथ साथ पार्टी ने अपनी सामाजिक पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर भी काम शुरू किया। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण रणनीति थी, क्योंकि पार्टी पर अक्सर एक ठप्पा लगता था कि ये ब्राह्मण बनिया पार्टी है। हाँ, ये कहा जाता था। तो इसे तोड़ने के लिए पिछड़ी जातियों (OBCs) को पार्टी से जोड़ने की कोशिश हुई। KN गोविंदाचार्य जैसे रणनीतिकारों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। अच्छा। उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे पिछड़ी जातियों के नेताओं को आगे बढ़ाया गया। ये पार्टी के सामाजिक आधार को फैलाने का प्रयास था। और इन सब का चुनावी नतीजों पर असर, वो तो सीधा दिखा होगा। असर जबरदस्त था। आप देखिए, 1984 में 2 सीटें जीती थीं। 1989 के चुनाव में बीजेपी 85 सीटों पर पहुंच गई। 85 काफी बड़ा चंप था। हाँ, और 1991 में जो मध्यावधि चुनाव हुए उसमें ये आंकड़ा 120 हो गया। 120 सीटें। हाँ। तो पार्टी अब कांग्रेस के सामने एक मुख्य राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर खड़ी हो चुकी थी। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इस पूरे दौर में जब आडवाणी जी हिंदुत्व के एजेंडे को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वाजपेयी जी की क्या भूमिका रही? वो उदारवादी चेहरा बने रहे? हाँ, ये बीजेपी की एक बड़ी दिलचस्प और कह सकते हैं सफल रणनीति रही। आडवाणी जी संगठन को मजबूत कर रहे थे, हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी को लामबंद कर रहे थे। वहीं वाजपेयी जी अपनी उदार सर्वस्वीकार्य छवि के साथ मौजूद थे। तो एक तरह का बैलेंस था। बिल्कुल। उनकी वजह से पार्टी की स्वीकार्यता उन लोगों और दलों में भी बनी रही जो शायद आडवाणी जी की आक्रामक लाइन से सहमत नहीं थे। हाँ, कई नेता उनके चेहरे को देखकर आए, जैसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी। सही कहा। ये एक तरह का गुड कॉप बैड कॉप संतुलन था, जिसने पार्टी को आगे बढ़ने में काफी मदद की। और इसी स्वीकार्यता ने फिर वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। बिल्कुल। 1996 में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। वाजपेयी जी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी। हाँ, जो बहुमत न होने से गिर गई। हाँ, फिर 1998 में 182 सीटें जीतकर NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। वो 13 महीने चली। और फिर 1999 में कारगिल युद्ध के बाद जो चुनाव हुए उसमें NDA फिर जीता। बीजेपी को फिर 182 सीटें मिली और इस बार वाजपेयी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और ये बड़ी बात थी, लगभग 22 दलों के गठबंधन को चलाना। हाँ, ये वाजपेयी जी की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसने वो मिथक तोड़ा कि गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें चल नहीं सकती। लेकिन फिर 2004 और 2009 में NDA चुनाव हार गई।
फिर 2014 में जो वापसी हुई वो तो जबरदस्त थी, अकेले दम पर बहुमत। इस बड़े बदलाव के पीछे क्या कारण थे? हाँ, 2014 तक आते आते कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल काफी बन चुका था। वो भ्रष्टाचार के आरोप। हाँ, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी और जिसे पॉलिसी पैरालिसिस कहा गया है। नीतिगत पंगुता। हाँ, उससे जनता में काफी असंतोष था। इसी माहौल में 2013 में बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। और मोदी जी ने इस असंतोष को भुनाया। हाँ, उन्होंने विकास, अच्छे प्रशासन और अच्छे दिनों के वादे के साथ इस जन असंतोष को सफलतापूर्वक भुनाया। और नतीजा तो वाकई ऐतिहासिक रहा। हाँ, 2014 में बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती। ये 1984 के बाद पहली बार था जब किसी पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल किया हो। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। तो ये भारतीय राजनीति में एक नई युग की शुरुआत थी, कहा जा सकता है। 2014 के बाद से बीजेपी का विस्तार और भी ज्यादा बढ़ा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष और अब गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी की क्या भूमिका मानी जाती है? देखिए, मोदी शाह की जोड़ी इस नए दौर की पहचान बन गई है। 2014 की जीत के बाद मोदी जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में बीजेपी एक बहुत ही कुशल, पेशेवर और कह सकते हैं आक्रामक चुनावी मशीन में तब्दील हो गई। स्रोत बताते हैं कि कुछ खास रणनीतियां अपनाई गईं। जैसे कि पहली, चुनाव को एक मिशन या युद्ध की तरह लड़ा गया। शाह जी की रणनीति हर हाल में जीत हासिल करने की रही। इसके लिए बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, वो पन्ना प्रमुख वगैरह की बातें सुनते हैं। बिल्कुल। जाति उपजाति के समीकरणों का ध्यान रखना, पन्ना प्रमुख जैसी व्यवस्था बनाना, ये सब किया गया। दूसरी रणनीति, विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाना भी रही। हाँ, ये भी कारगर तरीका रहा। चुनाव से ठीक पहले विरोधी दलों के जो प्रभावशाली या असंतुष्ट नेता हैं उन्हें पार्टी में शामिल करना। इसके कई उदाहरण देखे हमने, उत्तर प्रदेश में, असम में। हाँ, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने। अच्छा, तीसरा अहम पहलू, वित्तीय संसाधन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के वित्तीय संसाधनों में जबरदस्त इजाफा हुआ। एडीआर की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि एक दौर में बीजेपी की आय साल भर में ही लगभग 1.5 गुनी हो गई। 1.5 गुनी? हाँ, और पार्टी का जो चुनावी खर्च था, खासकर विज्ञापन और प्रचार पर, वो बाकी सभी राष्ट्रीय पार्टियों के कुल खर्च से भी काफी ज्यादा रहा। और पार्टी का सदस्य आधार भी बहुत बढ़ाया गया, वो मिस कॉल वाला अभियान। बिल्कुल, ये चौथा बिंदु है, जन आधार का विस्तार। वो एक बहुत मशहूर मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान चलाया गया। हाँ। जिससे बीजेपी ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का दावा किया और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अच्छा। सिर्फ शहरी मध्य वर्ग ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों, पिछड़ी जातियों, दलितों, आदिवासियों तक पहुंचने पर खास जोर दिया गया। इसमें आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम। हाँ, वनवासी कल्याण आश्रम, एकल विद्यालय वगैरह, उनके दशकों के जमीनी काम का भी फायदा मिला। और पांचवा बदलाव निर्णय प्रक्रिया में बताया जाता है, केंद्रीकरण। हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव है। पहले जहां पार्टी के कोर ग्रुप या संसदीय बोर्ड में फैसले होते थे, अब ज्यादातर बड़े फैसले सीधे मोदी शाह के स्तर पर लिए जाने लगे। आडवाणी जी, जोशी जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसकी शायद ही कभी कोई बैठक हुई हो। और छठा, राज्यों में नेतृत्व का चुनाव। वहां भी एक पैटर्न दिखा। हाँ, कई राज्यों में अपेक्षाकृत नए, युवा, आरएसएस पृष्ठभूमि वाले और हिंदुत्व विचारधारा के प्रति स्पष्ट झुकाव रखने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया, जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में या त्रिपुरा में। और इसका असर 2019 के चुनाव में और भी ज्यादा दिखा। बीजेपी ने अपनी सीटें 282 से बढ़ाकर 303 कर ली। हाँ, और कांग्रेस 52 पर ही सिमट गई, तो ये प्रभुत्व और भी मजबूत हो गया। इस पूरे उभार को समझने के लिए एक राज्य का मामला बड़ा दिलचस्प लगता है, पश्चिम बंगाल, जहां 2014 तक बीजेपी लगभग थी ही नहीं, वहां अचानक उसका वोट शेयर रॉकेट की तरह बढ़ा। हाँ, ये वाकई में ध्यान खींचता है। एक अकादमिक अध्ययन है मनाश यूनिवर्सिटी का, जिसने इसी सवाल को कुरेदा कि इसके पीछे क्या था, आर्थिक मुद्दे और सरकारी योजनाएं थीं या फिर पहचान की राजनीति। हाँ, ये अध्ययन काफी अहम है क्योंकि ये एक ऐसे राज्य पर फोकस करता है जहां बीजेपी का उदय बहुत तेज और कह सकते हैं अप्रत्याशित था।
इसमें ग्रामीण बंगाल के लगभग 3500 परिवारों का पैनल डेटा लिया गया और 2014 से पहले और बाद की स्थितियों की तुलना की गई। तो क्या नतीजे निकले? नतीजे काफी रोचक हैं। ये पाया गया कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से, चाहे वो राज्य की टीएमसी सरकार की हो या केंद्र की बीजेपी सरकार की, हाँ, उस सरकार के प्रति समर्थन जरूर बढ़ा। मतलब अगर किसी को राज्य की योजना मिली तो टीएमसी का समर्थन बढ़ा, केंद्र की मिली जैसे उज्ज्वला गैस या शौचालय तो बीजेपी का। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल में बीजेपी का उभार इन योजनाओं की वजह से हुआ? यहीं पर थोड़ा पेच है। अध्ययन कहता है कि हाँ, योजनाओं का असर तो था, लेकिन वो असर इतना बड़ा नहीं था कि बीजेपी के वोट शेयर में जो जबरदस्त उछाल आया, हाँ, वो 4% से 40% तक पहुंच गया था। बिल्कुल, उस विस्फोटक वृद्धि को पूरी तरह समझा सके। मतलब सिर्फ योजनाओं के आधार पर इतना बड़ा बदलाव नहीं आ सकता था। तो अगर सिर्फ योजनाएं नहीं और न ही आर्थिक तंगी या राजनीतिक हिंसा जैसी वजहें मुख्य थीं, तो फिर कौन से कारक सबसे प्रभावी दिखे? पहचान से जुड़े कारक, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अच्छा। अध्ययन में साफ तौर पर सामने आया कि कुछ पहचानों का वोटिंग पैटर्न बदलने से गहरा संबंध था, जैसे व्यक्ति का धर्म यानी हिंदी होना, जाति यानी ऊंची जाति या ओबीसी होना, SC/ST ना होना, और अप्रवासी स्थिति मतलब मूल निवासी होना। इन पहचान वाले मतदाताओं के बीजेपी को वोट देने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो या उन्हें योजनाओं का लाभ मिला हो या नहीं। और इसमें एक थोड़ी विरोधाभासी बात भी सामने आई, जो इस तर्क को और मजबूत करती है शायद। बिल्कुल, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष था उस स्टडी का। क्या? अध्ययन ने पाया कि गैर हिंदू यानी मुख्यतः मुस्लिम और अनुसूचित जनजाति ST जैसे अल्पसंख्यक समूहों को राज्य सरकार यानी टीएमसी सरकार की योजनाओं के वितरण में ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ा था। मतलब उन्हें योजनाएं मिलने में दिक्कतें ज्यादा थीं। हाँ, इसके बावजूद इन समूहों ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी को वोट देने की संभावना कम दिखाई। अच्छा, तो मतलब जिन्हें ज्यादा शिकायत होनी चाहिए थी योजनाओं को लेकर, वो फिर भी बीजेपी के पास नहीं गए? हाँ, ज्यादातर नहीं गए। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उदय कल्याणकारी योजनाओं या आर्थिक मुद्दों से ज्यादा पहचान की राजनीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, जहां धर्म और जाति वोटिंग का मुख्य आधार बन गए। हाँ, अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यही है। ये दिखाता है कि कैसे पहचान की राजनीति, खासकर उन इलाकों में भी जहां पहले लेफ्ट का दबदबा था, वो आर्थिक मुद्दों पर हावी हो गई और बीजेपी के विस्तार का मुख्य कारण बनी। तो आज की इस विस्तृत पड़ताल में हमने बीजेपी के सफर के कई अहम पड़ाव देखे। जनसंघ की हिंदुत्ववादी जड़ों से शुरुआत, फिर 80 के दशक में गांधीवादी समाजवाद का वो संक्षिप्त प्रयोग, 84 की हार के बाद आडवाणी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व की तरफ निर्णायक वापसी, हाँ। राम मंदिर आंदोलन और रथ यात्रा जिसने पार्टी को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया, साथ ही पिछड़ी जातियों को जोड़ने की वो सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। फिर वाजपेयी आडवाणी का दौर जिसने सत्ता और स्वीकार्यता दिलाई, और अंत में मोदी शाह के नेतृत्व में पार्टी का एक विशाल केंद्रीकृत संसाधन संपन्न चुनावी मशीन में बदलना, जिसके अभूतपूर्व विस्तार में, जैसा हमने पश्चिम बंगाल के उदाहरण से समझा, पहचान की राजनीति की भूमिका बेहद अहम रही है। बिल्कुल। स्रोत हमें यही कहानी बताते हैं, कैसे एक कैडर आधारित विचारधारा केंद्रित पार्टी जो कभी हाशिए पर थी, आज भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई है। ये बदलाव सिर्फ सीटों या वोट शेयर का नहीं है, बल्कि पार्टी के चरित्र का, उसके काम करने के तरीके का, उसके संसाधनों का और उसकी राजनीतिक रणनीति का भी है। जनसंघ से आज की बीजेपी तक का ये सफर भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। और ये पूरी यात्रा, खासकर पहचान की राजनीति का ये बढ़ता प्रभाव, जैसा हमने पश्चिम बंगाल के मामले में देखा, एक विचारणीय प्रश्न भी खड़ा कर दिया। क्या? कि अगर राजनीति में सफलता के लिए राष्ट्रीय पहचान के आख्यान को क्षेत्रीय या अल्पसंख्यक पहचानों के ऊपर तरजीह देने का ये मॉडल जारी रहता है, तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने दाने पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नजर बनाए रखने और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु। आज की इस गहन पड़ताल में बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।